हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का टॉपिक है। बेसिकली इसके पहले वीडियोस में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गैमेटोजेनेसिस टॉपिक का अलग अलग सेपरेट वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के टॉपिक को। फर्स्टली यहाँ पे लिखा गया है द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट, यानी कि ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल प्राइमेट यानी कि मॉन्की में, एप्स में या फिर ह्यूमन बीइंग में। ठीक है, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहली बात एक और बार रिपीट करते हैं, द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो होता है जो कि एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है और प्रत्येक मंथ में आता है इन द फीमेल, ओनली के ओनली फीमेल में आएगा। ठीक है, इसके इंटरनली मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स भी लिखे हुए हैं कि 13 से 15 में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको मोनोर्ची बोलते हैं, स्टार्ट होता है और स्टॉप होता है किस चीज़ में, 45 से 50 वर्ष में, जो इसको मीनोपॉज बोलते हैं। तो ये सब लास्ट में हम पढ़ेंगे और स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट अ प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मोनोर्ची। ठीक है, मतलब कि जैसे ही मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो वो प्यूबर्टी टाइम में 13 से 15वें दिन स्टार्ट होता है और इसी प्रोसेस को मोनोर्ची बोलते हैं। ठीक है, अगेन द ह्यूमन फीमेल्स menstruation is repeated at a every interval of the टाइम लाइक 28 to 29 डेज, यानी कि ये जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है प्रत्येक फीमेल में 28 से 29वें दिन तक ये दोबारा रिपीट होता है, यानी कि प्रत्येक मंथ में। ओके, एंड द साइकिल इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मतलब कहा गया कि जो इवेंट होता है वो स्टार्टिंग से लेकर के और मेंस्ट्रुअल जब तक है तब तक वो आता है। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक मंथ चलता रहता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। वन ओवम इज रिलीज, जिसको ओवुलेशन बोलते हैं। और ये वाला टॉपिक आपने गैमेटोजेनेसिस में भी पढ़ा हुआ है कि ओवम का जो रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है उसको ओवुलेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो रिपीट होते हैं। एंड द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शो इन अ फिगर, मतलब कि एक फिगर दिया गया है जिसका इंटरनली आपको शो होगा। ये फिगर कौन सा है, जैसा कि आप ये फिगर देख सकते हैं। ठीक है, इस फिगर में बताया गया है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके टोटल 4 फेजेस होते हैं। ठीक है, एक तो मेंस्ट्रुएशन, दूसरा फॉलिकुलर फेज जिसको प्रोलिफरेटरी फेज भी बोलते हैं, तीसरा ल्यूटियल फेज और बीच में एक और फेज होता है जिसको ओवुलेटरी फेज बोलते हैं, जो कि 14वें दिन आता है, 13 और 15 के बीच में। ठीक है, ये सब दिन हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आते रहता है। जैसे कि 1 से लेकर के 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, फिर 7वें से लेकर के 14वें से एक दिन पहले यानी कि 13वें दिन तक फॉलिकुलर फेज, फिर 14वें दिन तक ओवुलेटरी फेज और 15वें से लेकर 29वें दिन तक ल्यूटियल फेज चलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये 2 हार्मोन हैं जिसके बारे में भी हमें पढ़ना है, जैसे कि FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये LH हार्मोन जो कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है। इसका सबसे ज़्यादा पीक आपको दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा हाई कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यानी कि 14वें दिन पे है। ठीक है, तो इसी 14वें दिन पे जब सबसे ज़्यादा पीक होता है, जिसको LH सर्ज के नाम से जानते हैं, उसी दिन ओवुलेशन स्टार्ट होता है, यानी कि ओवुलेशन आता है, ओवम रिलीज होता है। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ के टॉपिक को। द मेजर इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शो इन अ फिगर, जो कि हमने देख लिया। एंड द साइकिल स्टार्ट विद इन द मेंस्ट्रुअल फेज, ये जो साइकिल स्टार्ट होता है वो फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होता है। ठीक है, व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, लगभग 3 से 5वें दिन तक काफ़ी अधिक मात्रा में ब्लड का फ्लो होता है इन द फीमेल बॉडी। ठीक है, और वो 3 से 5 यानी कि 1 से लेकर 3 दिन तक चलता है मेंस्ट्रुअल फेज, और इसमें 3 से 5वें दिन तक काफ़ी अधिक फ्लो रहता है, जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लो के नाम से जानते हैं। एंड द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ये जो यूट्रस होता है ना, इसी का लेयर होता है इंडोमेट्रियम लाइनिंग। ठीक है, और इसी इंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन हो जाता है कब, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के बाद जब ओवुलेशन आता है और उस ओवुलेशन से कोई स्पर्म फाइट नहीं कर पाता, कोई स्पर्म रिलीज, मतलब कोई स्पर्म उससे जुड़ता नहीं है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब जाके ये इंडोमेट्रियम जो वाल है वो टूटता है, और टूटने के बाद वही ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद मेंस्ट्रुअल फ्लो से शरीर से बाहर निकलता है।
अगेन एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फ्रॉम लिक्विड, और ब्लड वेसल्स और कुछ लिक्विड के साथ साथ ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट के बाहर आ जाते हैं एंड दैट कम्स आउट थ्रू द वेजाइना, और कहाँ से, वेजाइना के थ्रू ये बाहर आते हैं। ब्लड वेसल्स अगेन फिर क्या कहा गया, उसके बाद मेंस्ट्रुएशंस ओनली अकर्स इफ द रिलीज ओवम comes out through the menstruations only occurs if the release ovum is not fertilized। menstruation जो होता है वो प्रोसेस तभी आता है जब ओवम किसी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हुआ है तब। अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो वहाँ तो जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट बनने के बाद प्रेगनेंसी आ जाएगी, जिसके बाद क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाता है। तो वो भी एक इंडिकेटर होता है कि मेंस्ट्रुएशन आ गया, यानी कि अब वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है, यानी कि वो लेडी प्रेग्नेंट है। ठीक है, सो आगे लिखा भी है कि लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा है मे बी इंडिकेटिव ऑफ द प्रेगनेंसी, तो हो सकता है वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई हो, वो एक इंडिकेटिव हो गया। या फिर However, it may also be the cause, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट ही हो, किसी कॉज के कारण भी, ड्यू टू द सम अदर अंडरलाइंग कॉजेज़। क्या कॉज हो सकता है, तो स्ट्रेस, कोई खतरनाक टाइप की वहाँ पे स्ट्रेस होगी, या फिर पुअर हेल्थ की वजह से भी हो सकता है। एंड द मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज। उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज के बाद वो चला जाता है फॉलिकुलर फेज में, जो कि 6ठे से लेकर के 13वें दिन तक होता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होता है, द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवरी ग्रो इन अ बिकम फुल्ली मैच्योर ग्रैफिन फॉलिकल। ये जो प्राइमरी फॉलिकल होता है वो ग्रो होकर के फुल्ली रूप से ग्रैफिन फॉलिकल बन जाते हैं। एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है वो रीजेनरेट हो जाता है, यानी कि जो टूटा हुआ था बीच में, हमने मेंस्ट्रुअल फ्लो में उसको देखा है कि वो टूट के रप्चर हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो वो फिर से बन जाता है, यानी कि रीजेनरेट हो जाता है थ्रू द प्रोलिफरेशन प्रोसेस के माध्यम से। एंड दिस चेंजेस इन द ओवरी, और इस टाइप का जो चेंज होता है, द यूट्रस आर इंड्यूस्ड बाय द चेंजेस एंड लेवल ऑफ द पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन जो कि प्रोलिफरेट हार्मोन होता है, और वहाँ पे आप पढ़ेंगे भी। ठीक है, और उसी हार्मोन की वजह से जो कि क्या होता है, ओवेरियन हार्मोन, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे फिर से दोबारा क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग बन जाते हैं। एंड द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोफिन, जिसको LH और FSH बोलते हैं, इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ठीक है, मतलब कि ये जो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जो हार्मोन होता है, वो GnRH वहाँ पे फॉलिकुलर फेज में काफ़ी अधिक मात्रा में सिक्रीशन होने लगते हैं। ठीक है, जिसको LH और FSH भी बोल सकते हैं। एंड फिर क्या आ गया, द स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन, और वहाँ पे एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन भी सिक्रीट होता है, जो कि फीमेल का हार्मोन कहलाता है, और यही काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है इन द फॉलिकुलर फेज में। ठीक है, बाय द ग्रोविंग फॉलिकल बोथ LH एंड FSH अटेनिंग इन द पीक लेवल, और ये दोनों जो हार्मोन होते हैं भाई साहब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, LH हार्मोन और FSH हार्मोन। LH हार्मोन मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो दोनों हार्मोन होते हैं वो काफ़ी अधिक पीक लेवल में होते हैं। कब, 14वें दिन, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब बीच का जब स्टेज होता है 14वां दिन, उस टाइम पे ये काफ़ी पिक पे होते हैं, काफ़ी हाई पे होते हैं। एंड इन द मिडल ऑफ द साइकिल के मिडल में, ठीक है, अबाउट 14th डे, ठीक है, rapid secretion of LH leading to the its maximum level during the mid cycle is called LH surge। और उसी काफ़ी अधिक लेवल ऑफ सिक्रीशन ऑफ द LH हार्मोन, जिसको हम LH सर्ज के नाम से जानते हैं, जो कि इंड्यूस्ड करता है रप्चर ऑफ द ग्रैफिन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, और वहाँ पे फिर क्या होता है, ओवम रिलीज हो जाता है, जिसको ओवुलेशन प्रोसेस बोलते हैं, यानी कि ओवम का रिलीज होना, शरीर से ओवम का रिलीज हो जाना, उसको ओवुलेशन बोलते हैं, जो कि हमने गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में पढ़ा हुआ है। आगे देखिए, द ओवुलेटरी फेज, जिसको ओवुलेटरी फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब तक हमने 3 मतलब कि फेज पढ़ लिया है। ठीक है, चौथा हमारा जो फेज है उसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, इस फॉलोड बाय द ल्यूटियल फेज। इसके बाद ल्यूटियल फेज आता है, ड्यूरिंग विच फेज, इस फेज में क्या होता है, द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ग्रैफिन फॉलिकल, जो भी रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं ग्रैफिन फॉलिकल के, वो बन जाते हैं अब कार्पस ल्यूटियम, और यही कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो सिक्रीट करता है काफ़ी अधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, जो कि एक
हार्मोन होता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एंड विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। और ये जो हार्मोन होता है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनाने के लिए। आपको पता ही है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग का क्या काम होता है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होता है वही एम्ब्रियो को, मतलब एम्ब्रियो जो फॉर्मेशन होता है वो वही बनाता है, यानी कि वहाँ पे जो भी यूट्रस जो है, जो कि वुम्ब बनेगा, है ना, वो वुम्ब को वही बनाने का काम करता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगेन फिर हम आगे आते हैं। आगे फिर क्या कहा गया यहाँ पे, सच अ एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लांटेशन। और यही एंडोमेट्रियम वार जो एंडोमेट्रियम लेयर जो होता है वो नेसेसरी होता है इम्प्लांटेशन के लिए, ताकि बच्चा वहाँ पे आकर के अब पलेगा, ठीक है, ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, ठीक है। एंड अदर इवेंट ऑफ द प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के अदर इवेंट जो भी होने हैं, जैसे हार्ट बनेगा फर्स्ट मंथ में, फिर लिम्स बनेंगे, फिर मसल्स बनेंगे, ब्लड बनेगा, ये सब प्रोसेस चलेगा, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑल इवेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। जितने भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब कि स्टेप थे वो सब बंद हो जाएंगे। क्यों बंद होंगे? क्योंकि भाई अब वहाँ पे ओवुलेशन नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चा गर्भ में पल रहा है। अब पलेंगे तो दोबारा ओवुलेशन आएगा, तो दोबारा फर्टिलाइजेशन होगी, जिसके कारण फिर वहाँ पे वो हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में देखा जाए तो सब कुछ स्टॉप रहता है। एंड देयर इज़ नो मेंस्ट्रुएशन, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल आता ही नहीं है। इन दिस एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन एब्सेंस होता है, एंड द कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट, और कार्पस ल्यूटियम वहाँ पे डीजेनरेट हो जाता है, मतलब कि वो जनरेट नहीं रहता है, उसका कोई काम नहीं अभी। एंड दिस कॉजेज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू द मेंस्ट्रुएशन एंड मेकिंग अ न्यू साइकिल, और फिर वहाँ पे नया साइकिल बनता है। इन ह्यूमन बींग्स मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉजेज अराउंड द 50 ईयर्स ऑफ द एज। लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होते हैं वो 50 साल पे बंद हो जाते हैं, खुद ही अपने आप ही बंद हो जाता है ऐसा नेचुरली, एंड दैट इज टर्म एज नोन एज मेनोपॉज, जो कि हमने आपको इस वीडियोस के फर्स्ट टाइम में ही बताया था, ठीक है, कि 50 साल पे किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है, जिसके कारण वो अब माँ नहीं बन सकती एज अ नेचुरली। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो अब एज अ ह्यूमन मेड देखा जाए तो IVF का जो भी चल रहा है, IVF के थ्रू भी अब बच्चा हो रहा है, ठीक है। अगेन साइक्लिक मेंस्ट्रुएशंस इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। और ये जो साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन है, मतलब कि लगातार अगर साइकिल आ रहा है किसी फीमेल में, तो समझिए कि उसका इंटरनली रिप्रोडक्टिव फेज नॉर्मल है। लेकिन नहीं आ रहा है तो कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई अंदर इंटरनली प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है। एंड एक्सटेंड बिटवीन मेनर्जी एंड मिनोपॉज, और ये एक्सटेंड होता है मेनर्जी और मिनोपॉज पे। मेनर्जी कब होता है? तो भाई जब स्टार्ट होती है तो उसको मेनर्जी बोलते हैं 13 से 15वें साल तक, और मिनोपॉज 50 साल में पॉज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए लास्ट टाइम में ये आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन का कुछ टॉपिक दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं, जैसे कि ये ऐसा देखा जाए तो लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मैं तो कहूँगा सबको ये जानना चाहिए। एक्चुअल इसमें लिखा क्या गया है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, है ना, जैसे मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड कोई बीमारी हो जाती है तो उससे बचने का ये उपाय है। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटाइजेशंस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ। सबसे पहली बात किसके इंटरनली, जब भी मेंस्ट्रुएशन आए तो सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए, सैनिटाइजेशंस करनी चाहिए। एंड इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ, मतलब कि नहाना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए रेगुलरली। यूज सैनिटरी नैपकिन्स एंड क्लीन होममेड पैड्स, ठीक है। चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स, ठीक है, मतलब कि जो भी घर में पैड्स वगैरह जो यूज़ होते हैं लोगों को, वो यूज़ करना चाहिए। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में आफ्टर 4 to 5 आवर्स एज पर रिक्वायरमेंट के आधार पे डिस्पोज कर देना चाहिए यूज ऑफ द सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है। प्रॉपरली वैपकिन्स इट इज़ विद इन द यूज्ड पेपर, ठीक है, और जो भी पेपर यूज़ किया गया है उस पेपर को फिर नष्ट कर देना चाहिए। डू नॉट थ्रू द यूज्ड नैपकिन्स इन द ड्राई पाइप्स ऑफ द टॉयलेट, यानी कि टॉयलेट वगैरह में इसको नष्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इन द ओपन एरिया, इसको जब भी नष्ट करना चाहिए तो ओपन एरिया वगैरह में नष्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं क्लोज एरिया में नष्ट कर दिए तो फिर वो वहाँ से स्मेल वगैरह और भी बहुत सारी बीमारियाँ क्रिएट होंगी। एंड आफ्टर हैंडलिंग द नैपकिन्स, जैसे ही नैपकिन्स को हमने हैंडलिंग कर लिया तो उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, हैंड को वॉश करना चाहिए एंड सॉप से, ठीक है, विद द सॉप, मतलब सॉप के माध्यम से, ठीक है। तो ये सब जो था वो काफ़ी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के हाइजीन से रिलेटेड कुछ बातें थी, और बाकी हमने अभी तक जो भी पढ़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई हैं। तो आई होप ये वीडियोस आपको काफ़ी अच्छा लगा ही होगा, ठीक है।
अगले वीडियोस के इंटरनली हम फिर स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन टॉपिक को। ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगले वीडियोस में हम इसके साथ मिलते हैं। तो फिर इस वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।